बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अरमला हसन एंड आई एम इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। बहुत से घरों में चाय बन चुकी है, पराठे अगर आप खाते हैं तो हो सकता है खाए जा चुके हो, या फिर टोस्ट या फिर डबल रोटी अगर अफोर्ड कर सकते हैं आप तो। अब तो डबल रोटी अफोर्ड नहीं होती, डबल पहले होती थी, अब सिंगल रोटी अफोर्ड हो जाए तो बड़ी बात है। लेकिन इन सभी रौनकों के साथ, इन सभी मसाइल के साथ, चैलेंजेस के साथ एक नया दिन शुरू हुआ चाहता है। एज आई सेड, आई एम इमरान हसन, दिस इज अरमला एंड दिस इज द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एक्सप्रेसो। और हमारी वंस अगेन बेस्ट विशेस आपके दिन के लिए। अल्लाह करे बहुत अच्छे से गुजरे, अल्लाह करे अच्छे दिनों में इजाफा कर दे। आमीन। वैसे ना अच्छे दिन एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड। मुझे लगता है कि हम सब कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में किसी न किसी चीज को लेके थोड़े परेशान भी होते हैं, चैलेंजेस भी हैं, लेकिन हम हमेशा हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ये जो दिन दिया है ऑब्वियसली हमारे लिए अच्छा साबित हो और हम इसमें कुछ प्रोडक्टिव करने की कोशिश करें। दो हालात वाकयात कुछ हमारी फेवर में नहीं है, मैं एज अ पाकिस्तानी बात कर रही हूँ, लेकिन हर चीज को हम जो है ना मेरे ख्याल में खर्चों के हद से ना देखें। हमारी सेहत भी तो अल्लाह की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हम जो सांस लेते हैं, जो हमारी आज़ादी है, जहाँ जाना चाहते हैं जा सकते हैं, ये भी इस वन ऑफ द ब्लेसिंग्स। बट स्टिल जो लोग मौशी चैलेंजेस का शिकार होते हैं फिर शायद उनके लिए चीज़ें बड़ी सेकेंडरी हो जाती हैं, जब उनको पता नहीं है कि उनके घर में रात को क्या बनेगा, उनको खाने को मिलेगा, उनके बच्चों को नहीं मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलती रहती हैं, लेकिन स्टिल अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। लेकिन इसके साथ साथ हम कुछ एज यूजुअल प्रोग्राम के आगाज़ में आपको पता है आजकल एक अच्छी खबर जो हम शेयर करते हैं, अच्छी बात जो हम सुबह सुबह करते हैं वो क्रिकेट के हवाले से करते हैं। हमने एशिया कप को डिस्कस किया, उसका दो एंड हमारे लिए इतना अच्छा नहीं हुआ, बट अब चूंकि आईसीसी वर्ल्ड कप आने वाला है, लेकिन अब जब एशिया कप के अंदर थोड़ी सी हमारी परफॉर्मेंस खराब हुई है तो हमें बहुत सारे सवालात भी उठ रहे हैं हमारे सामने। और इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये कि हु इज गोइंग टू रिप्लेस नसीम। इसके साथ साथ स्पिनर्स में से कौन शामिल होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है चूंकि इंडिया में मैचेस हो रहे हैं। तो पाकिस्तान जिसकी जो सिलेक्शन कमेटी के सरबराह है, जो 2.5 मिलियन रुपीस के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एज पर आर इन्फॉर्मेशन कुछ दिन पहले हमें मालूम पड़ा था, आए हैं इमामुल हक साहब, क्या वो पाकिस्तान की टीम को एक अच्छी टीम दे सकते हैं फॉर द वर्ल्ड कप? That's very important question. Let's hope for the best। और फिर भी तराना मुश्किल से सुनिएगा। आगे बढ़ते हैं जी। और अब हम जरा सियासत पे जाने से पहले बात कर लेते हैं पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की, जो आज अपनी 35वीं सालगिरह मना रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से आपको बताएं तो वो पाकिस्तान के 37वें वजीर खारजा बने और मुल्क की तारीख के कम उम्र तरीन वजीर खारजा बनने का एजाज भी उनको हासिल है। बिल्कुल, लेकिन इनकी जो वजह शोहरत है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा का फर्जंद होना है। उनके बड़े बेटे हैं, बल्कि उनके इकलौते बेटे हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की को चेयरमैन भी हैं। मैं बिलावल साहब की जो चीज़ ज़ाती तौर पर बहुत पसंद करता हूँ वो इनका पोलिटिकल विजन है, इनकी वाइजनेस है, बड़ा नाप तोल के बोलते हैं। बहुत कम बिलावल की पूरे पोलिटिकल करियर के अंदर, हालांकि मुख्तसर है, अभी बहुत लंबा सफर है इनका, कोई एक आध या दो स्टेटमेंट्स ऐसी आप अरमला देख सकते हैं जिसमें थोड़े एग्रेसिव नजर आए हैं। इसके अलावा बीइंग स्टेट्समैन इन्होंने पाकिस्तान को बतौर वजीर खारजा भी अच्छी रिप्रेजेंटेशन उन्होंने की है। सो ओवरऑल बिलावल साहब का जो पॉलिटिकल ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत बेहतर है, बहुत मुतवाज़िन है। बाकी मजीद आगे चलकर अगर इनको कोई इससे भी बड़ा ओहदा मिलता है, क्योंकि जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी ये तो एक प्रोबेशन था ना, अगर कोई अपनी पार्टी में कोई इनको हुकूमत मिलती है, बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं 2023-24 के इंतखाबात में बतौर वजीर आजम सामने आने की, इनकी पार्टी ये नारा भी लगाती है। सो अगर इनको कोई बड़ा ओहदा किस्मत और इनकी पार्टी और पाकिस्तान के अवाम ऑफ कोर्स दे देते हैं तो देन पता लगेगा कि ये अपनी वालिदा की तरह, वैसे इनकी वालिदा इससे भी यंग एज के अंदर बहुत बड़े ओहदे को सर्व कर चुकी हैं, ऑलमोस्ट इसी एज के अंदर। सो इनके पास एक लेगेसी तो है। देखते हैं कि बिलावल अगर आते हैं तो कैसे परफॉर्म करते हैं। और फिल वक्त हमारे साथ मैं फैसल करीम कुंडी साहब थे, लेकिन वो हमें ज्वाइन नहीं करे एज यूजुअल, तो अगर ज्वाइन कर ले तो अच्छी बात है। कुंडी साहब अक्सर हमसे कमिट करते हैं, फिर फोन नहीं उठाते हमारा, तो उनको उठाना चाहिए, बात करनी चाहिए। अगर आप कमिटमेंट करें तो फिर आपको लाइव आना चाहिए। फैसल करीम कुंडी साहब, दिस इज नॉट गुड, वी आर लाइव। आगे बढ़ते हुए हम बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। मुल्क की सियासत में क्या हो रहा है, देखते हैं आज की बड़ी खबर। आगे बात करते हैं जी मुल्क की सियासी सूरत हाल की। और जो इंतखाबात करीब आ रहे हैं वहीं सियासी जमातों के लबो लहजे में गर्मी भी नजर आ रही है, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी भी शुरू हो गई है। 16 महीने इक़्तिदार में रहने वाली जमातें एक दूसरे पर तनकीदी निश्तबे बरसा रही है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अपने वालिद मोहतरम
साबिक सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी वो कहते सुनाई दे रहे हैं कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती तो मेरे हाथ खोल दें। मगर पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं खुर्शीद शाह वो बिलावल भुट्टो जरदारी के शिकवे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए भी नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर बिलावल के हाथ खोल दिए गए तो सियासत फिर से 80 की दिहाई में जाकर खड़ी होगी, जबकि लीगी क़यादत ने पीपल्स पार्टी के बयानात पर चुप साधी हुए हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट है। वैसे अगर बिलावल के हाथ खोल दिए गए तो इनके हाथ क्या इनके वालिद ने बांधे हैं या कोई और ना नज़र आने वाली क़ुव्वतें हैं या कोई मसलहतें हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। खैर ख्वाजा आसिफ ने कल कहा था जब लेवल प्लेइंग क्या फील्ड ही नहीं बनी तो लेवल प्लेइंग कहाँ से आ गया। सारी तैयारियां इस वक्त उन्होंने कहा जी कि हमारी जो नवाज शरीफ साहब की वापसी है उस पर लगी हैं। नवाज शरीफ साहब की वापसी और दोबारा हुकूमत बनाने से मुतालिक उनका जो कॉन्फिडेंस है वो इस वक्त नज़र आता है हमें। उनके लहजे में आना भी चाहिए समाव, चूँकि उनके जो सबसे बड़े हरीफ हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ वो फील्ड में नहीं हैं, उनकी पार्टी भी तितर बितर जिसे कहते हैं वो है। तो इस वक्त यकीनी तौर पर नून लीग का पलड़ा एज कम्पेयर टू पीपल्स पार्टी सीइंग देयर वोट बैक इन पंजाब भारी नजर आता है। बड़ा अहम इजलास हुआ मरियम नवाज साहिबा की ज़ेर सदारत कल MSF का, जिसमें जो स्टूडेंट फेडरेशन है उसने ये इसका इनेकाद किया था। नौजवान शरीक हुए, मरियम साहिबा ने खिताब भी किया और उन्होंने कल कहा कि मेरे वालिद के सामने मुझे कोट लखपत से गिरफ्तार किया, आज आप एटमी ताकत हैं, पाकिस्तान के तमाम मंसूबे नवाज शरीफ के दिए हुए हैं, कोई एक मंसूबा दिखा दें। वैसे चैलेंज बड़ा दिलचस्प है, तहरीक इंसाफ को इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कोई एक मंसूबा दिखा दे जो PTI ने दिया है, तो मेरे ख्याल में PTI कोई एक मंसूबा दिखा दे जी। दूसरी जानिब मुझे खुशी है कि पेशावर के लोगों के पास भी मेट्रो बस है। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले आज अवाम में निकलने के काबिल नहीं है। पीपल्स पार्टी को इंतखाबात से कब्ल खदशात क्यों हैं? और पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं फैसल करीम कुंडी साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू में बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि फजलुर रहमान से इत्तेहाद मुश्किल है, जबकि गुड PTI से इत्तेहाद हो सकता है। ये गुड PTI कौन सी है? ये अगर कुंडी साहब आते तो हम इनसे जरूर सवाल करते हैं कि गुड और बैड कॉप तो हमने सुना था, ये गुड PTI और बैड PTI खटक साहब की तरह हो सकता है, फैसल क्या हो सकता है? चले जी, इस पे भी हमने बात करनी है और इंतखाबात के हवाले से भी एक मैं अभी स्टेटमेंट भी देख रही थी एग्जैक्टली यूथ के हवाले से। ऑब्वियसली अब जो इंतखाबात होंगे इसमें यूथ का जो वोट है वो बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अदादों तो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 18 से 35 साल के उम्र के जो नौजवान वोटर्स हैं उनकी तादाद 5 करोड़ 70 लाख रुपए के लिए 70 लाख हो गई है। ये वोटर्स की तादाद सब वोट देंगे, 5 करोड़ 70 लाख रुपए पर हेड आप दे दें, 45% बनता है जी। और इस हवाले से भी हम बात करेंगे कि कितना गेम चेंजर हो सकता है। और इंतखाबात को लेके अहमद बिलाल महबूब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर आपने बताया, 5 ऑलमोस्ट 5.25 करोड़ जो नौजवानों की तादाद है। ऑफ कोर्स गेम चेंजर, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर रजिस्टर्ड वोटर दे शुड नॉट बी मोर देन 10-11। हम महबूब साहब से पूछ भी लेते हैं, इनके पास फिगर जरा ज्यादा अच्छे होते हैं। अब्दुल महबूब साहब, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सुबह कैसी है आपकी? सबसे पहले तो हमें ये बताइए। बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी सुबह है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस जी, अल्लाह अच्छी रखे। सबसे पहले तो हमें ये बताइए, ये एक स्टेटमेंट जो हम तक पहुंची है यूथ के हवाले से, तकरीबन 5.25 करोड़ नौजवान हैं जिन्होंने वोट करना है और वो गेम चेंजर होंगे ओब्वियसली, जिधर वो वोट जाएगा उस पार्टी को मैंडेट मिलेगा। आप इस नंबर को और फिर नौजवानों की मौजूदा टिल्ट के तनाजुर में आइंदा इंतखाबात को कैसे देख रहे हैं अहमद बिलाल महबूब साहब? बहुत शुक्रिया। देखिए, दो बातें बड़ी अहम है इस बारे में नोट करना। एक तो ये जो तादाद है ये टोटल वोटर्स का को 46% बनती है, यानी करीब करीब निस्फ से पहुंचती है तादाद है। 46% बहुत बड़ी तादाद होती है और वाकई ये गेम चेंजर हो सकती है। लेकिन इसी बात से मेरी दूसरी बात शुरू होती है कि इस पर शर्त यह है कि ये वोट डालने जाएं भी सही। नौजवानों का मसला यह है कि वो तादाद तो उनकी बहुत बड़ी है, वो वोट नहीं डालते। और पिछले वोटों का अगर एवरेज देखें ना तो इनका वोटर टर्नआउट कुछ 30% है, जबकि ओवरऑल वोटर टर्नआउट कोई एवरेज 45% था। तो इसका मतलब ये हुआ कि नौजवानों की इतनी बड़ी तादाद है, इनके पास ताकत भी है, लेकिन ये ताकत अगर इस्तेमाल ही नहीं करेंगे और बैलेट पे बॉक्स पे जाएंगे ही नहीं तो फिर इस ताकत का क्या फायदा होगा? ये तो बिल्कुल एक पहलवान है, बड़ा जबरदस्त, कुश्ती लड़ने नहीं आता तो फिर नहीं आता। लेकिन ये जो बैलेट बॉक्स के ऊपर, बैलेट पेपर के ऊपर जो ट्रस्ट है एक आदमी का, आम अवाम का, ये भी तो हमने वक्त के साथ शेक किया है ना। अवाम एक वजीर आजम को मुंतखब करके भेजते हैं, चाहे हम 2013 का वजीर आजम हो, चाहे 2018 का वजीर आजम हो, वो फिर क्लेम करता नजर आता है जी मुझे क्यों निकाला।
मुझे क्यों निकाल दिया, और उसको निकाल दिया जाता है। हमारी हिस्ट्री है 13-18 की तो रिसेंट एग्जांपल, इससे पहले भी आपको मालूम है कि कुछ अनसीन फोर्सेज होती हैं, वो अपना एक्शन करती हैं और फिर अवाम के जो मुंतखब वज़ीर आज़म होते हैं वो अपना टेन्योर पूरा नहीं करते, और इसी वजह से आज तक हमारे किसी वज़ीर आज़म ने अपना 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं किया। इस ट्रस्ट डेफिसिट को डोंट यू थिंक अहमद बिलाल महबूब साहब पहले खत्म करने की जरूरत है, और फिर उसके बाद हम ये तवक्को करें कि नौजवान इस इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा बने? बिल्कुल, और सिर्फ नौजवान ही नहीं, आम वोटर भी। हमारा जो ओवरऑल वोटर टर्नआउट है 45% एवरेज, वो दुनिया में जो डेटाबेस बनाया गया है तमाम मुल्कों का, उनमें हम बॉटम से कुछ 5वें 6ठे नंबर पे हैं बॉटम से। इसका मतलब है कि दुनिया में हमारा, और ये जो साउथ एशिया है इसमें अफगानिस्तान को छोड़ दें, बाकी सबसे लोएस्ट वोटर टर्नआउट हमारा है। बाकी ये मुल्क श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, इन सब काम से बहुत कहीं आगे है। उसकी बड़ी वजह वही है जो आपने अभी फरमाई है कि वोटर्स का ट्रस्ट नहीं है सिस्टम के ऊपर, और ये ट्रस्ट जब तक नहीं होगा तो कोई भी वोट डालने के लिए क्यों अपना वक्त जाया करेगा और दिन जाया करेगा। और नौजवानों के कॉन्टेक्स्ट में एक जरूरी बात यह है कि उनको अगर उनका इंटरेस्ट हमने पैदा करना है तो सियासी जमातें मेहरबानी करके कुछ नौजवानों को अपनी पार्टी के आला मुनासिब पे भी लाएं और उनको टिकट भी दें। सिर्फ 17% टिकट दिए थे पिछले इलेक्शन में पार्टियों ने नौजवानों को, सिर्फ 17%। तो ये तो इतने कम तादाद है उनकी वोटर्स की तादाद। अच्छा, इसमें एक छोटा सा एक ज़िमनी सवाल बिलाल साहब, मेरा एक और भी है। अगर सियासी जमातें नौजवानों को टिकट्स देती हैं तो ज़्यादातर ये नौजवान कौन होते हैं? किसी बुजुर्ग या उनके मौजूदा पुराने सियासतदान की औलाद में से होते हैं, उनके साहबजादे होते हैं, भतीजे होते हैं। अगर पार्टियां इस तरह से करें, नौजवान सामने लाएं, तो उन पे खानदानी मौरूसी सियासत का इल्ज़ाम लग जाता है कि जी मौरूसी सियासत है, तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज बेचारी भी क्या करें, कहां से लेके आए कैंडिडेट्स? उन्होंने लोग तो वही लाने हैं जो धड़े रखते हैं, जिनकी लेगेसीज हैं सियासी हमारे हल्कों के अंदर, तो वो क्या करें फिर? नहीं, ऐसी क्या प्रॉब्लम है? वो अपने नौजवानों को इंडक्ट करें पार्टियों के अंदर, उनको एनकरेज करें, सिर्फ उनको नारे लगाने के लिए इस्तेमाल न करें। अपनी पार्टी के जो स्ट्रक्चर्स हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी है, काउंसिल है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उसमें भी उनको नुमाइंदगी दें और उनको सीरियसली उनको अगर लें तो नौजवानों को टिकट लाया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल लाया जा सकता है। अच्छा अहमद बिलाल मसूद, ये जो आपने नौजवानों की रिप्रेजेंटेशन के हवाले से बात की, अभी हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में इनफैक्ट एक जो सियासी जमात है जिसकी हम तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो नौजवानों की रिप्रेजेंटेशन थी या उनका जो इंटरेस्ट कह लें, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कह लें, वो काफ़ी हद तक दीगर पार्टीज़ की निस्बत ज़्यादा थी। लेकिन अब दीगर पार्टीज़ भी इस जानिब आई हैं और हमने देखा है कि नून लीग ने भी नौजवानों को इंगेज करना शुरू किया है, पीपल्स पार्टी ने भी किया है। लेकिन अभी भी जो ट्रस्ट डेफिसिट है या ट्रस्ट लैक कर रहा है, वो भी इस सारे पॉलिटिकल जो कह लें इस ऑपरेशन के ऊपर कर रहा है कि जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो इलेक्शन है, बैलेटिंग है, दीगर मामलात हैं, उसमें नौजवानों का भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर हम खुद अपने एज ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ पे लोग इस प्रोसेस के ऊपर एतबार नहीं करते। इस इट्सेल्फ सिस्टम के ऊपर जो एक ट्रस्ट डेवलप करना है, उसके लिए किस तरह से रोल प्ले करना होगा पार्टीज को या पॉलिटिकल पार्टीज को? इनफैक्ट देखिए, आपने अभी जिक्र किया था कि पीटीआई ने नौजवानों को अट्रैक्ट किया है। ये तासुर तो बहुत गहरा है, लेकिन मैं आपको सॉलिड फिगर बता रहा हूँ कि वोटर जो पार्टी में नौजवानों को जो टिकट दिए हैं, उनमें से सबसे ज्यादा टिकट 36% वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने दिए हैं और पीटीआई ने जो दिए हैं वो 17%। ये सॉलिड फैक्ट्स है, यानी जो कि बाकी पार्टियां जैसे एमएमए है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, बिल्कुल वैसे हैं। 17% और सबसे ज्यादा 36% तहरीक लब्बैक में दिए हैं। और तहरीक लब्बैक इसलिए मैं कहता हूँ कि अगले इलेक्शन में आपको हैरान कर सकती है, इसलिए नौजवानों को बहुत अहमियत दी हुई है। सर वोट बैंक तो है, अच्छा, इसमें कोई शक नहीं। ये देना चाहिए। और एक पॉइंट मैं आपको और अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो मिडिल क्लास है वो 16 गुना बढ़ी है 1999 से। तो वो अब इस किस्म की ये जो नारेबाजी है ना, उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। ये मुझे तो ऑन अ लाइटर नोट महबूब साहब, मुझे लग रहा है कहीं अनमला का इशारा राजा रियाज साहब की तरफ नहीं था कि जमातों ने नौजवानों को इंडक्ट किया है। रीसेंट इंडक्शन तो वही है, राजा रियाज साहब की बात। सियासी जमात अंदाजा करें कि अगर उनकी इंडक्शन तो खैर वो जाने सियासी काम है,
लेकिन नौजवानों को इंडक्ट करें ना इसी फैन फेयर के साथ। अच्छा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरी जानिब इस वक्त जो इंतखाबात की फिजा बन रही है, अगरचे कि अब कुछ ये जो इवेंट्स हैं PMLN ने भी किए हैं, तहरीक इंसाफ तो नहीं कर पा रही, उनकी पार्टी तो और किस्म की मुश्किलात का उनकी लीडरशिप शिकार है, लेकिन फैसल करीम कुंडी ने एक कल स्टेटमेंट यूज की, गुड PTI, वी यूज्ड टू लिसन गुड कॉप बैड कॉप, गुड PTI। ये एक इससे पहले गुड बैड जिनके लिए यूज होता था, मैं तो उनका नाम नहीं लेना चाहता, तो ये गुड PTI का जो वर्ड इन्होंने यूज किया है, डू यू थिंक पार्टीज के अंदर गुड और बैड पार्टीज भी होती हैं, और ये जो बाइफर्केशन करने की PP कोशिश कर रही है, क्या ये इट्स क्या कहना चाहिए, कोशिश है सर्वाइवल की पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, या फिर कुछ और है? देखिए, ये हकीकत ये है कि हर पार्टी के अंदर एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, PTI में भी हैं। PTI में कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ये कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी को तर्क किया जाए और वो दूसरी पार्टी के साथ मिलके डायलॉग भी करना चाहते हैं। लेकिन कुछ हॉक्स हैं, वो ये नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि बिल्कुल लड़ाई कायम रखी जाए। तो ये इसलिए उन्होंने गुड कॉप बैड कॉप कहा कि पार्टी के अंदर कुछ लोग उनसे भी राब्ते करते होंगे कि हमारे साथ कुछ सुलह बुला करें, और कुछ जो है वो बिल्कुल कन्फ्रंटेशन चाहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ये हर पार्टी के बारे में है। ठीक है। जैसे आप वो बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं ना, मेरे हाथ खोल दे, तो वो, और जरदारी साहब जो है वो हाथ नहीं खोलते, तो जरदारी साहब गुड पीपल्स पार्टी है और बिलावल साहब हॉक पीपल्स पार्टी है। Okay. हर पार्टी के अंदर ऐसे लोग मौजूद होते हैं। तो हॉक पीपल्स पार्टी इज लुकिंग फॉर गुड PTI, ये फार्मूला है। ठीक हो गया। ओके महबूब साहब, थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी गुड डे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और अपनी राय का इजहार किया। मुल्क के मौजूदा इलेक्टोरल सिस्टम के हवाले से हम बात कर रहे थे, एंड अल्लाह करे इलेक्शन हों भी, वोट डले भी और लोग इजहार करें भाई, जैसे हों, अच्छे बुरे हालात हों, वोट तो लाजमी डालिए। वोट बहुत वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसको अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए लेकर आते हैं। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले अब हम बात करेंगे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अमन का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है, वर्ल्ड पीस डे जिसे हम कहते हैं। और इस दिन को मनाने का मकसद भी ये कि दुनिया भर में जो जंगो जदल है, नफरतें हैं, उनको ख़त्म किया जाए, मोहब्बत को फ़रोग़ दिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली ने 1981 में करारदाद मंजूर की थी, जबकि दूसरी बार 2001 में भारी अक्सरियत से करारदाद मंजूर की गई, और इसमें ये मंजूर किया गया कि 21 सितंबर को अमन का आलमी दिन मनाया जाए। बिल्कुल, आज ही के दिन, इसके बाद हर बरस 21 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। दुनिया को इस वक्त अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के बाद, वो टेररिज्म है। ये दोनों चीज़ें पैरेलल दुनिया को हर्ट कर रही हैं, और इसमें हर इंसान जो इस प्लेनेट का बासी है, वो इसका ख्याल करते हुए अपना रोल अदा करे कि दुनिया में अमन कायम हो, अमन व आश्ती का गहवारा हो, और जो 7-7.5 अरब लोग हैं वो सुकून से रहें इस दुनिया में। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं आपको। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं, मिलवाते हैं आपको वर्ल्ड ताइक्वांडो ऑक्टोजन डायमंड गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम करने वाली आसिफा अली से। बिल्कुल एक्सप्रेसो हीरो है हमारी, इस वक्त कोरिया के शहर सोल में मौजूद हैं। मुकाबले की जो हम बात करें, कोरिया के शहर शेनचियोन में ये ताइक्वांडो चैंपियनशिप हुई है, जिसके अंदर 49 वेट कैटेगरी थी। इसमें गोल्ड मेडल अपने नाम किया आसिफा ने। इसके अलावा हम साउथ कोरिया की अगर बात करें तो साउथ कोरिया की सोल नेशनल यूनिवर्सिटी में दूसरे साल की तालिबा हैं इस वक्त, और जो आलमी खेलों का इंतजाम है इसकी तालीम हासिल कर रही हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग डिग्री एट द सेम टाइम, और साथ चूंकि ये खेलती भी हैं, तो इन दोनों चीज़ों के हवाले से बात करते हैं। इस वक्त तकरीबन 1:30 बज रहा है कोरिया के अंदर, एंड शी इज लाइव विद अस। सो आसिफा से बात करते हैं। वेलकम आसिफा, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। और सबसे पहले तो मुबारकबाद इस गोल्ड मेडल के लिए। कैसा लग रहा है ये गोल्ड मेडल अपने नाम करके? Walaikum assalam. Good morning for you. Good afternoon for me. Thank you very much. अच्छा लग रहा है, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान का नाम आप कहीं भी रोशन करते, किसी भी फील्ड में आप रोशन कर रहे हैं पाकिस्तान का नाम, तो आपको अच्छा तो लगेगा। जाहिर सी बात है, एक फख्र महसूस होता है, साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होती है, क्योंकि अब लोग आपको एज अ पाकिस्तानी थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं, तो आप कोई ऐसी गलती ना करें, आप कोई ऐसी मिसगाइड ना करें लोगों को, आप कोई ऐसा कदम ना उठाएं। इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होती है और अच्छा भी लगता है, जाहिर सी बात है। अच्छा, पाकिस्तान में आपका ताल्लुक कहाँ से है, कोरिया में कब से हैं, और क्या ये फैमिली के अंदर कहीं स्पोर्ट्स का जो एक है असर वो पाया जाता है, या आप वाहिद हैं जो इस जानिब आई हैं? पाकिस्तान में मेरा ताल्लुक कराची से है, और कोरिया में मुझे ये दूसरा साल है, क्योंकि मैं यहाँ पे ग्लोबल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की डिग्री कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरा दूसरा साल है। और फैमिली, ऑफ कोर्स इन्फ्लुएंस तो फैमिली से ही आता है, जाहिर सी बात है। तो मेरी बहन है जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की
DSO है और actually she just started this job now, so I'm like ठीक है, कहीं ना कहीं से असर फैमिली लिंक से में आ है। जाता ओके है। ओके, अच्छा आसिफा, ये बताएं Of इस course. इन गेम्स के हवाले से बेसिकली किस तरह से आपने इसमें पार्टिसिपेशन की, कितनी टीम्स थी, आपका किसके साथ मुकाबला था, जरा इस सारे चैंपियनशिप को भी हमारे देखने वालों को बताएं जरा। अच्छा जी, यहाँ पे ये जो गेम्स होते हैं ये 2 इवेंट है यहाँ पे कोरिया में ना। तो चुनचोन ओपन ये काफी फेमस इवेंट है ताइक्वांडो में, क्योंकि एक तो कोरिया ताइक्वांडो का घर है, तो हर बंदा यहाँ पे इस इवेंट का वेट करता है। काफी टाइम से मैं आना चाह रही थी इस इवेंट के लिए, लेकिन कभी टाइम नहीं होता था, कभी जाहिर सी बात है हमारे नेशनल इतने इवेंट होते हैं तो वहाँ पे बिजी होते थे। तो इस टाइम जब मुझे मौका मिला मैंने कहा नहीं अब नहीं छोड़ना है। अरे आपने ताइक्वांडो मैंने के घर में ही participate किया। 49 केजी की कैटेगरी में गोल्ड मेडल ले लिया उनके घर में ही। दैट्स ग्रेट। Yeah, of course, that's great. But I think इसका जितना भी क्रेडिट मैं कहती हूँ, इसका क्रेडिट जाता है मेरे कोचेस को, मेरी यहाँ पे टीम को, जो मुझे जाहिर सी बात है अब जब यहाँ पे आप इनके साथ ट्रेनिंग करते हो तो ये लोग कहते हैं कि यार एक ना एक दिन इनके सामने हमने कम्पीट करना है, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। जब भी आप पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हो या ट्रेनिंग कैंप्स में जाते हो, मेरे कोरियन कोच जितने भी यहाँ पे 3 मेरे कोचेस रहे हैं, तीनों ने हमेशा मुझे ऐसे ट्रेनिंग दी है जैसे वो बाकी कोरियंस को देते हैं। तो यहाँ पे इस चीज का मैं कहती हूँ क्रेडिट इन लोगों को भी जाता है, और साथ में जाहिर सी बात है मेरे पाकिस्तानी जितने कोच, मेरी टीम रही है, टीम के साथ ज्यादा आप ट्रेनिंग करते हो तो सीखने को भी मिलता है। तो इसका क्रेडिट मुझे लगता है कि मेरे कोचेस को और मेरी टीम्स को जाता है। दैट्स प्रीटी ग्रेट। तो कोरियन समझ लेती हैं, बोल लेती हैं आसानी से? बेसिक डे टू डे लाइफ तो बोल लेती हूँ, लेकिन न्यूज चैनल या पॉलिटिकल कन्वर्सेशन इस तरह वो की मुश्किल हो जाता है। एक आपने आपकी डिग्री के हवाले से मेरा बड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ है, ग्लोबल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, राइट? आपकी डिग्री है, बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। और इस डिग्री के अंदर आप क्या पढ़ रही हैं और ये आपको फ्यूचर में कैसे हेल्प करेगी? इसका आपकी करियर से रिलेटेड क्या होगा इस डिग्री को लेकर आपके लिए? मुझे समझ आता है ये डिग्री हम लोगों के लिए थोड़ा न्यू इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी कोई डिग्री मौजूद नहीं है फिलहाल। तो इस डिग्री में आप ये पढ़ते हो कि ओलंपिक गेम्स किस तरह होते हैं, खासकर आप ओलंपिक हिस्ट्री को स्टडी करते हो। आप जितना भी प्रीवियस आपने देखा है कि एथलीट मैनेजमेंट देखते हो, आप उसकी एथलीट मार्केटिंग देखते हो, आपने किस तरह अपनी टीम को रिप्रेजेंट करना है, क्या चीज़ आपकी टीम का नुकसान दे सकती है, क्या चीज़ फायदा दे सकती है, इस तरह की टैक्टिक्स पढ़ते हैं। और एथलीट की फिजिकल एबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए अगर आप कोई मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे हम एक रिसर्च कर रहे हैं ताइक्वांडो के लिए ना, तो आप पुराने जमाने में ऐसे होता था कि हम लोग रेफरीज पे डिपेंड करते थे। अब ये हो रहा है कि हम सिस्टम पे डिपेंड करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिस्टम एक डेवलप कर रहे हैं जो कि फॉर्म्स हमारे पास एक डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट है। फाइट ताइक्वांडो 2 चीजों पे मुश्तमिल है, फॉर्म्स एंड फाइट। फॉर्म्स इज काइंड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन फाइट एंड फाइट इज एक्चुअल फाइट। सो हमसे पहले हमारे पास होता था कि रेफरीज जज करते थे, स्कोरिंग करते थे, फिर हमारे पास आया सिस्टम। अब हम यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी उसमें डेवलप कर रहे हैं जिससे आप सिस्टम रोबोट आपको जो वहाँ पे क्या कहते हैं रेफरीज को रिप्लेस करेंगे, वो आपको स्कोर देंगे। तो इस तरह की न्यू टेक्नोलॉजी इसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं, पुराने गेम्स की हिस्ट्री पे, मैनेजमेंट पे, ये थोड़ी स्टडी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इट्स इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम। आसिफा, ऑब्वियसली हम पाकिस्तान के अंदर इस तरह की डिग्रीज का ना सुनते हैं और आपकी सुन के हमें इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ है। अब हम इसी हवाले से मेरा अगला सवाल भी है कि पाकिस्तान के अंदर आप ताइक्वांडो को किस तरह से देखती हो, और सेकेंडली जो रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे लड़कियों की स्पोर्ट के अंदर, इस गेम के अंदर, आपको लगता है टाइम के साथ साथ बढ़ी है? और सेकेंडली आपका क्या फर्दर प्लान है कि आपने आगे कौन से कॉम्पिटिशन्स के लिए खुद की जो के लिए तैयार करना है, आप तैयारी कर रही हैं इस वक्त? अच्छा जी, तो मैं आपके सवाल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पूछा पाकिस्तान में ताइक्वांडो को मैं कहाँ देखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में अब सेकंड या थर्ड ग्रोइंग अगर स्पोर्ट्स अगर आप कंसीडर करें तो वो ताइक्वांडो है, क्योंकि आपको स्कूल्स में, अब ये पहले इतना नहीं था लेकिन अब आपको स्कूल्स में मिलता है, आपको इसकी फेडरेशन काम करती हुई नजर आती है, आपको एथलीट बाहर जाके मेडल लेते हुए नजर आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अब काफी स्टेबल हो गया है ताइक्वांडो पाकिस्तान में। और दूसरी चीज आपने पूछा वुमेन की पार्टिसिपेशन। वुमेन पार्टिसिपेशन पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो हमारे क्लब में सिर्फ एक हेड कोच होती थी फीमेल, सिर्फ एक। तो काफी मुश्किल भी था क्योंकि फैमिलीज कहती है कि अगर हमने अपनी फीमेल को, अपने बच्चों को छोड़ना है, अगर हमने अपनी बच्चियों को छोड़ना है तो वहाँ पे आपके पास एक सिक्योरिटी होनी चाहिए कि फीमेल कोच है। तो तब काफी मुश्किल था। लेकिन अब अगर मैं देखूं
तो आपको स्कूल्स में मेल फीमेल दोनों कोच नजर आते हैं। सही। आपको पार्टिसिपेशन में पूरी टीम्स नजर आती है, मेल की पूरी टीम फीमेल नजर आती है, तो पार्टिसिपेशन मुझे ऐसा बेहतर लगता होगी, है ठीक कि है। आसफा, टाइम हमारे नहीं है पास तो 46 बहुत कम है। बिल्कुल Yeah. आखिर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है वो, क्योंकि यूजुअली हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो यूरोप में पढ़ते हैं, यूके में पढ़ते हैं, अमेरिका में पढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी पढ़ते हैं, लेकिन कोरिया वगैरह से बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो हमारे सामने आते हैं। तो आप क्या समझती हैं, ये एक अच्छी जगह है अगर हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे जाके पढ़ना चाहें, एक्सेल करना चाहें, और क्या आसान भी है वहाँ पे जाना पढ़ना? आसान इसलिए मैं कहूँगी कि नहीं है क्योंकि आपको थोड़ी बहुत कोरियन आनी चाहिए। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये आपके लिए, मैं कहती हूँ, ये यूरोप या बाकी अदर कंट्रीज से अगर बेहतर ऑप्शन नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कन्वीनियंट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ से आप अगर ताइक्वांडो से या अगर आप स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है ये लोग काफी ज्यादा आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये आपको एज ए एशियन टीम समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक एशियन और एक साउथ अमेरिकन दो चॉइस होंगी तो मुझे ऐसा लगता है कोरियन सपोर्ट करेंगे एशियंस को। तो मुझे ऐसा लगता है कन्वीनियंट ऑप्शन है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी बहुत मतलब मेहनत थोड़ी बाकी लोगों से ज्यादा करनी पड़ेगी कोरियन पे और अपने बाकी जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच आसिफा, गुड लक फॉर योर फ्यूचर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप इसी तरह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती रहे, हमारा नाम रोशन करती रहे। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। आसिफा हमारे साथ मौजूद थी, हम बात कर रहे थे, गोल्ड मेडल लिया है ताइक्वांडो के अंदर, कोरिया में इस वक्त मौजूद थी, वहाँ पे पढ़ भी रही हैं इस स्पोर्ट के हवाले से। अभी हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस लेनी है। आप देखते रहे एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए और अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट माइंड मैटर्स, जिसमें आज बात हो रही है पाकिस्तान के मशहूर फोटोग्राफर जिनकी तस्वीर को आलमी शोहरत मिली, सैयद मेहदी बुखारी। क्या बात हुई, आज देखते हैं आज के सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। आज सैयद मेहदी बुखारी साहब से उनकी एक तस्वीर के हवाले से बात करनी है। उनकी तस्वीर या पाकिस्तान के जितने भी फ़ोटोग्राफर्स हैं उनकी वो तस्वीर जिनको आलमी पजीराई हासिल हुई और वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। पाकिस्तान के हुस्न को ना सिर्फ उन्होंने उजागर किया बल्कि सियाहत में बहुत ही कमाल, सियाहत के फ़रोग़ के हवाले से बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया। पाकिस्तान में सियाहत के फ़रोग़ के लिए वैसे किरदार इन्होंने ही अदा किया है जितना भी किया है पाकिस्तान के फ़ोटोग्राफर्स ने और सोशल मीडिया ने। तो सैयद मेहदी बुखारी साहब बहुत बड़ा नाम है और आज जो तस्वीर जिसके हवाले से हमने उनसे बात करनी है वो श्योसर झील के हवाले से है। बुखारी साहब, ये जो श्योसर लेक की जो तस्वीर है इसकी जो टेक्निकल डिटेल्स हैं ये तो अभी नाजरीन देख रहे हैं। टेक्निकल डिटेल्स के अलावा जो श्योसर लेक ये वाली जो तस्वीर है, सबसे पहले ये बताइए ये सन कौन सा है? ये सन 2012 है। 2012 है, ठीक है। 2012 में शायद यहाँ पे आप अकेले ही होंगे। जी, मैं अकेला ही था क्योंकि मौसम इस तरह का था कि देवसाई बंद हो गया था। देवसाई पाकिस्तान के पास बड़ा हमारा कुदरती एसेट है और तिब्बत के बाद दूसरा हाई प्लेटो। ये अक्टूबर में स्नोफॉल शुरू हो जाती है और इसको बंद कर, टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया जाता है। मैं स्कर्दू से निकला, इरादा ये था कि इसको क्रॉस करूंगा और दूसरी तरफ अस्तोर की तरफ उतर जाऊंगा। तो सतपारा चौकी पे मुझे रोक लिया उन्होंने कहा देवसाई बंद है, आप नहीं जा सकते। तो मैंने काफ़ी मिन्नत लेके मैं कहा यार जाने दो, क्या है, अभी इतनी बर्फ़ तो नहीं हुई होगी, अभी तो आगाज़ है। उन्होंने कहा नहीं सर, ऑर्डर, आप नहीं जा सकते। आपके पास अपनी गाड़ी थी? मेरे पास अपनी गाड़ी थी, जीप थी। अच्छा, मैंने कहा यार मैं बहुत दूर से आया हूँ, तस्वीर एक दो लूँगा, श्योसर तक जाऊँगा, आ जाऊँगा। उन्होंने ज़रे ज़मानत के तौर पे ना मेरा आईडी कार्ड रख लिया। अमूमन वो रखते नहीं है ना कि आप आईडी कार्ड आएंगे तो उधर से लेके जाएंगे ताकि आप उधर से ना निकले। मैं उस पर गया हूँ और स्नोफॉल शुरू हो गई। जब मैं टॉप पे पहुँचा हूँ स्नोफॉल, अब स्नोफॉल ऐसी थी कि कुछ विजिबिलिटी कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसी टूर में मुझे बियर मिला, फीमेल बियर अपने कब के साथ, उसकी भी तस्वीर मैंने ली। वहाँ पे मैं फंसा हूँ और गाड़ी जो है वो जीप चढ़ाई पे स्किड होती रही है। मेरा पूरा दिन लगा है मैं आपसे एक्चुअली ये सवाल पूछना चाह रहा था जब आपने ये बात की है ना कि 2012 में तो और बुरी सूरत हाल होगी स्कर्दू वाली साइड से। जी हाँ, ड्राइव भी आप खुद कर रहे थे? ड्राइव भी मैं खुद कर रहा था, काफ़ी बुरी सूरत हाल थी। उस पैच से जब मैं निकला हूँ तो शाम तक मैं पहुँचा हूँ ये श्योसर लेक पे जहाँ पे ये तस्वीर है। जब आप ऊपर जा रहे थे, आई एम सो सॉरी, जब आप ऊपर जा रहे थे तो ये तकरीबन वो वाले मोड़ है ना जहाँ पे आप पूरी गाड़ी को मोड़ के आगे पहाड़ वाली दीवार पे सा लगा के फिर आपको बैक करके और फिर यूं करना? जी हाँ, जी हाँ, ये वही है। आपके साथ दूसरा बंदा भी नहीं था जो पीछे नीचे कोई पत्थर रख ले या कोई ऐसा नहीं था? नहीं, हम दो लोग थे। एक तो वो था जिसकी जीप थी और मैं था जो चला रहा था उसकी जीप। वो पैसेंजर जिसकी जीप थी। कोशिश की हमने, पूरा दिन लगा के निकले देवसाई से।
और जब यहाँ पे पहुंचा हूं तो शाम हो रही है। अच्छा। अब इतनी नीलगुण झील शोसर जो है ना, ये मैंने इसके बाद ना इससे पहले देखी थी ना इससे बाद देखी, क्योंकि आसमान साफ था और आसमान का रंग इसमें रिफ्लेक्ट कर रहा था। शाम का टाइम था, सामने सूरज ग्रूब हो रहा था। मैंने फिर ट्राइपॉड पे कैमरा लगाया। इतना खाली देवसाई ना मैंने कभी ज़िंदगी में पहले देखा, ना बाद में मुझे मिलना था, ना ऐसी झील मिलनी थी। और ख़ुद की फ्रेम में ला के खुद की तस्वीर ली। अच्छा, ये मैं यही पूछना चाह रहा था, ये आप खुद हैं? जी मैं खुद हूँ। तो असल में कभी कभी ऐसा होता है कि मंजर बहुत खूबसूरत होता है लेकिन इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट इस वजह से होता है कि उसमें एक एलिमेंट चाहिए होता है कि ह्यूमन एलिमेंट, कोई एनिमल आ जाए, कोई गाड़ी आ जाए, कोई कुछ ऐसा है जो उसको कंप्लीट कर दे। ठीक है, पूरी कंपोजिशन मुकम्मल। हाँ, कंपोजिशन मुकम्मल हो जाए। अगर अब इसमें ह्यूमन एलिमेंट ना होता, तस्वीर तो शायद दिलकश होती है, खूबसूरत होती, लेकिन इतनी पावरफुल ना होती। तो उधर तो फिर मैं ही था, मैंने फिर खुद ही कैमरा लगाया। मैंने कहा चलो अपनी तस्वीर ले। तो इसकी तो ये कहानी। इसकी ये जो स्टार टाइप का ये चीज़ नज़र आ रही है सूरज की, ये आप कोई ऐसे लेंसेज हैं जो इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से ये स्टार लुक आती है? देखिए, कुछ लेंसेज हैं ऐसे जिनके अपर्चर ब्लेड्स जो होते हैं ना, वो स्टार बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। मिसाल के तौर पर जितने भी वाइड एंगल लेंसेज हैं उनके टेक्निकल डिटेल्स अगर देखी जाएं तो अपर्चर ब्लेड्स की तादाद लिखी होती है 7, 8, 9, 11 या 8 या 6 व्हाटएवर। जो लेंसेज ऑड नंबर में अपर्चर ब्लेड्स रखते हैं ना, जैसे 7, 9, 11, मोस्टली वो लेंसेज प्रोड्यूस करने की अहलियत रखते हैं। ठीक है। और ये लेने के लिए आपको अपर्चर को फुल क्लोज करना पड़ता है, यानी f16 या f22 पे रखकर आपको ये तस्वीर लेंगे तो अगर आपके सामने है सन तो उसका स्टार बन जाएगा। सही। और ये जो तस्वीर है ये इस वक्त यानी ये तकरीबन वक्त आप सहपहर ये सहपहर का वक्त है, शाम 3, 3:30 के करीब। आटम है। आटम। और फिर यहाँ से आप वापस आते हैं? नहीं, मैं यहाँ से वापस नहीं आता। अच्छा, आईडी कार्ड आपको उधर ही पड़ा होगा? आईडी मेरा कार्ड उधर ही है। मैं निकल जाता हूँ, मैं कहा यार जाना तो मैंने स्टोर है, कहाँ वापस जाऊँगा। जैसे मैं चिलम चौकी पहुँचता हूँ ना, मुझे वो रोक लेते हैं, कैसे आ गए, किसने छोड़ा, किसने इजाज़त दी। अब मैं उनको कहता हूँ कि गलती मेरी है, वैसे मैं आया सही साफ, जो भी कहानी थी मैंने उनको बताई। अंदर से सूबेदार साहब आ गए। तुम्हें पता है कितना ख़तरनाक है, कुछ हो जाता, गाड़ी ख़राब होती, ना उधर सिग्नल हैं, ना कोई रेस्क्यू हो सकता है। और शामत किसकी आनी थी? हमारी 7 चौकी वालों की, कि उन्होंने छोड़ा तुम्हें। मुझे कहते तुम्हें पता भी है तुमने क्या हरकत की है? मैंने कहा जी ख़तरनाक हरकत की है, मैं जानता हूँ, लेकिन अब खैर खैरियत से मैं पहुँच गया हूँ तो अब आप ही जाने दें। कहता पंजाबी? मैं कहा, कहता मैं मुल्तान से हूँ। कहता वैसे नहीं जाने दूंगा, अब इधर रात रुको, रात को गपशप करेंगे, तुम्हारी तस्वीरें देखेंगे, फिर तुम जाओगे। फिर ज़बरदस्ती मेहमान बना उनका। आईडी कार्ड कब हासिल? आईडी कार्ड फिर मैंने दोस्त को भेजा, उसने कोरियर करवाया उनसे लेके मुझे। आईडी कार्ड स्कर्दू का दोस्त, उसने मुझे कोरियर करवाया। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। नाज़रीन, बात यह है, और ये बात मैं बहुत संजीदगी से कह रहा हूँ कि आप आने वाली नस्लों को पाकिस्तानी शुमाल किस तरह दिखाएंगे। आने वाली नस्लों को आप यूट्यूब पे दिखाएंगे या फिर सैयद मेहदी बुखारी और कमरान सलीम और ये उस्ताद नदीम खावर और ये जितने अच्छे फ़ोटोग्राफ़र्स हैं उनको दिखाएंगे वो तस्वीर, और आप कहानियाँ बयान किया करेंगे कि पाकिस्तानी शुमाल इतना खूबसूरत हुआ करता था। और ये बात मैं इसलिए वसूख से कह रहा हूँ कि हमारे सामने ऐसी जगहें जिनको आलमी पजीराई हासिल हुई या कहीं आलमी तवज्जो का बायस बनी, तो बहैसियत कौम जिस लगन से हमने उनको बर्बाद किया है, और मज़ीद अब जैसी जैसी कोई चीज़ दरियाफ्तें हो रही हैं और जिस लगन से हम बर्बाद किए जा रहे हैं, तो उसके बाद हमारे पास जो वसीला रह जाएगा आने वाली नस्लों को पाकिस्तानी शुमाल की खूबसूरती दिखाने का, वो यूट्यूब और सैयद मेहदी बुखारी रह जाएंगे। इनके साथ तस्वीर के हवाले से जो गुफ्तगू है उसका सिलसिला जारी है, और बुखारी साहब से अगले किसी सेगमेंट में इनकी किसी और खूबसूरत तस्वीर के पस पर्दा जो कहानी है उस पस पर्दा कहानी इनसे सुनेंगे। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक्सप्रेसो हीरो से, जिन्होंने यूरोपियन शूटिंग चैंपियनशिप में इनफरादी तौर पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इसके अलावा नेशनल रिकॉर्ड बराबर करने में कामयाब हुए हैं। हम बात करें लॉन्ग रेंज शूटर मोहसिन नवाज साहब की, जिन्होंने यूरोपियन लॉन्ग रेंज शूटिंग चैंपियनशिप में जो 800 यार्ड का मुकाबला है इसमें 75.13 पॉइंट्स हासिल किए, और इस इवेंट में 16 ममालिक से ज़्यादा शूटर्स शरीक थे, 300 से ज़्यादा शूटर्स थे जो कि हिस्सा ले रहे थे, जिसमें उन्होंने सिल्वर मेडल
मेडल विन किया है। कई बैनुल-अक़वामी इवेंट्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, मेडल्स ले चुके हैं। इनकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है और इनका ये शौक़ क्या है, पाकिस्तान में इसको कैसे पूरा करते हैं, इस सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए इस वक्त मोहसिन हमारे साथ लाइव स्टूडियोज़ पे मौजूद है। थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो आपको दोबारा से खुशामदीद कहेंगे, आप पहले भी शो का हिस्सा बने हुए हैं। हम ज़रूर चाहेंगे इस चैम्पियनशिप के हवाले से जिसकी हम बात करें, जिसमें आपने इनफरादी तौर पर सिल्वर मेडल लिया है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा हमारे देखने वाले। जी, ये जो यूरोपियन चैम्पियनशिप है, ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप के बाद दूसरा बड़ा मुकाबला है शूटिंग का। इसमें जैसे आपने बताया 300 से ज़ायद लोग पार्टिसिपेट करते हैं, 16 से ज़्यादा मुल्क जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें दुनिया के जितने वर्ल्ड चैम्पियंस हैं, टॉप शूटर्स हैं, अच्छा। वो पार्टिसिपेट करते हैं। और जब आप टॉप शूटर्स की बात करते हैं तो इसमें जिन्होंने अपनी लाइफ पूरी शूटिंग स्पोर्ट्स को दी है तो वो लोग हैं जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड जिन्होंने बनाए हैं, वो लोग जो है इसमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, और मेनली बड़े बड़े ममालिक सभी शामिल हैं इसमें? जी बिल्कुल, इसमें यूएस, कनाडा जो कि सबसे ज़्यादा शूटिंग एफ क्लास शूटिंग के अंदर डोमिनेंट है, इटालियन टीम है जो जीबी की अपनी जो प्लेयर्स हैं वो बड़े टॉप के प्लेयर्स हैं, ये सारे वर्ल्ड रैंकिंग के प्लेयर्स हैं। इज इट ऑल अबाउट एक्यूरेसी जी, या इसके अलावा भी कुछ है इसमें डेफिनेटली जब लॉन्ग रेंज की बात आती है तो इसमें मल्टीपल चीज़ें आती हैं, तो इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स या आपने जो हैं वो देखने होते हैं। तो लॉन्ग रेंज में आपकी जो मेन चीज़ होती है, जो आपने देखनी होती है, वो विंड रीडिंग होती है। ओके, विंड रीडिंग जो है, आप ज़ाहिरी बात है, अगर आप 800 यार्ड पे शूट कर रहे हैं तो आपको विंड का अंदाज़ा होना चाहिए, एनवायरनमेंट को आपको पता होना चाहिए आपको। उसके बाद पाकिस्तान से सिर्फ आप वाहिद थे जिनकी पार्टिसिपेशन थी या और भी लोग थे? पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान लॉन्ग रेंज राइफल एसोसिएशन की टीम ने पार्टिसिपेट किया और टीम गोल्ड हासिल किया। ओके, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे पाकिस्तान के लिए, ठीक है, कि पहली बार आप यूरोपियन चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पहली बार ही आप टीम गोल्ड ले रहे हैं। ब्रिलियंट। और ये पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड चैम्पियंस को बीट किया, जिसके अंदर यूएस, कनाडा, जीबी की अपनी टीम जो है वो बहुत स्ट्रांग है, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसमें ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की। क्या ये जो आर्ट है, आई मीन शूटिंग, इज इट समहाउ नेचुरल या ग्रूम करने से, पॉलिश करने से, प्रैक्टिस करने से भी बेहतर होता है, या वेपन्स पे भी डिपेंड करता है, बुलेट्स पे भी डिपेंड करता है, बुलेट्स के वेट पे भी डिपेंड करता है? एक्चुअली क्या है इसके अंदर, टेक्निकलिटी क्या है? इसमें मल्टीपल वेरिएबल होते हैं। आप जब शूटिंग की बात करते हैं तो हर इंसान का जो नेचुरल टैलेंट है वो एक्सप्लोर करना होता है। ठीक है, कि आपने जब कोई भी आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो नॉर्मली वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस जो है वो ऐसे होती है कि आपकी स्कूल या कॉलेज से आपकी एक्टिविटी को देखा जाता है। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आपको नेशनल प्लेटफॉर्म पे लाया जाता है, और अगर आप उधर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको इंटरनेशनल ग्राउंड्स पे खिलाया जाता है। ओके। तो ये आपका हर इंसान का एक अपना नेचुरल टैलेंट है, और ये तो आपको खेलने से ही पता लगेगा कि आप टैलेंट क्या प्लस चीज़ हार्ड है। वर्क। अच्छा, पाकिस्तान में इस लॉन्ग रेंज शूटिंग के हवाले से बात करें, कैंप्स को लेकर, ट्रेनिंग को लेकर, फैसिलिटीज़ को लेकर क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान में हमारे पास लाहौर के अंदर बड़ी अच्छी फैसिलिटी है, लाहौर गैरिजन शूटिंग गैलरी। फिर इस्लामाबाद में गन एंड कंट्री क्लब है, इस्लामाबाद के पास इस्लामाबाद पुलिस के पास बड़ी अच्छी फैसिलिटी है। तो ये फैसिलिटीज़ ऐसी हैं कि इसमें क्लब्स में शूटिंग की अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है तो आप क्लब्स में पार्टिसिपेट करें। फिर अगर आप में कोई टैलेंट है तो आप नेशनल लेवल पे, जैसे मैंने आपको बताया, तो फिर इंटरनेशनल ग्राउंड्स का दरवाजे खुलें, आप जाएं और मुल्क का नाम रोशन करें। ठीक है। और ये जो आप जैसे गन्स क्लब का आपने जिक्र किया, यहाँ पे गैरिजन क्लब का जिक्र किया, ये तो मखसूस होते होंगे ना, या तो आप जैसे प्रोफेशनल्स उसमें खेल सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर जो इदारों के लोग हैं, फोर्सेस के लोग हैं, वो जा सकते होंगे। आम शहरी भी क्या इसमें जा सकते हैं, या ऐसी कोई फैसिलिटी है? जी बिल्कुल, ये आम लोगों के लिए ही, सिविलियंस के लिए ही क्लब है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो यंगस्टर्स हैं उनका इतना इंटरेस्ट अभी
इतना डेवलप नहीं हो रहा, इतनी अवेयरनेस नहीं है शूटिंग के अंदर। लोगों का, हमारे यंगस्टर्स का एक जितनी भी डिजिटल गेमिंग की तरफ रुझान ज़्यादा है और आमतौर पे इसको इतना प्रमोट भी नहीं किया जाता, हमारे लाइफस्टाइल भी इतना एक्टिव नहीं है। तो ये तो इंटरेस्ट लेने पे है, अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो वो शूटिंग स्पोर्ट्स हैं, कोई भी स्पोर्ट्स है, ज़रूरी नहीं कि आपने शूटिंग स्पोर्ट्स ही करनी है, किसी भी स्पोर्ट्स में आप इंटरेस्ट लें तो इज इट समहाउ एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट? हम इसको एक महंगा खेल कह सकते हैं, या होता ना कुछ जैसे गोल्फ है ऑलमोस्ट से नीश, या बहुत सारे पोलो है हम कहते हैं नीश एक खेल है, क्या इसको भी हम कह सकते हैं कि नीश से बिलोंग करता है, या फिर नहीं कोई भी इसको कंपैरेटिवली बाकी स्पोर्ट्स से एक्सपेंसिव है? पर ये कि उसमें जैसे सारे डिसिप्लिन एक्सपेंसिव नहीं होते, मल्टीपल डिसिप्लिन है। अब अगर आपने लॉन्ग रेंज को देखना है, इसमें 50 मीटर है, 50 मीटर बेंच रेस्ट है, उसके अंदर भी आप कोई मल्टीपल बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा डिसिप्लिन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसमें इतना ज़्यादा नहीं है कि जिसमें कि बहुत ही एक्सपेंसिव है, बिल्कुल ही आउट ऑफ रेंज हो जाए, ऐसा नहीं। लोग अच्छा, ऑब्वियसली हमारे यहाँ जिस तरह से आपने खुद भी बात की कि यंगस्टर्स का इंटरेस्ट नहीं है, और हमारे यहाँ शायद इस स्पोर्ट को अब जाके थोड़ी रिकग्निशन मिल गई, और जिससे आपने खुद भी कहा कि बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने इस यूरोपियन उसमें पार्टिसिपेट किया। आपने जब ये जर्नी आपका शुरू हुआ था, चैलेंजेस, ऑब्वियसली फैसिलिटीज़, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों की एक्सेप्टेंस, आपकी फैसिलिटीज़ में इजाफा होता है। सो अपने जर्नी को आप किस तरह से बताएंगे कि ये कितना चैलेंजिंग रहा? ये तो जब आपने, जिस तरह मैंने पहला मुकाबला जो है मैंने गन क्लब इस्लामाबाद से स्टार्ट किया था, उससे पहले एक POF वाह इंजीनियरिंग, ये जो वाह फैक्ट्री का क्लब है, वो उधर मैं शूटिंग करता रहा हूँ। तो फिर क्लब मैचेस खेले, मेरा भी जो ओवरऑल जितनी भी शूटिंग की जर्नी है वो क्लब लेवल से ही स्टार्ट हुई। जब आप क्लब में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और फिर मैंने 2007 में हमारा कंपटीशन होता है, राइफल चैलेंज होता है हमारा ये जिलम के अंदर, उधर फिर मैंने पार्टिसिपेट किया, उधर ब्रॉन्ज मेडल्स लिए इंडिविजुअली। तो ये चीज़ें फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप परफॉर्म करना शुरू करते हैं, अपने मुल्क में अच्छा परफॉर्म करें, फिर इंटरनेशनली फिर आगे जाके आप अच्छा परफॉर्म करें, तो ये फिर आपके लिए रास्ते हर इंसान के लिए। फील व्हेन यू गॉट द मेडल? ये तो उस टाइम तो आई मीन बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इतने ज़्यादा लोगों में, इतने ज़्यादा शूटर्स के अंदर, फिर इंसान को एक पूरा वो एक जर्नी पूरे आपके जहन में एक घूमता भी है कि वेयर डिड यू स्टार्ट, कैसा लगा था, क्या फील थी उस टाइम? उस टाइम तो जब वो आपको अनाउंस करते हैं या मेडल का या सारी चीज़ों का, तो आपने जो प्रैक्टिस की होती है, आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ, किसी भी इंडिविजुअल के साथ या टीम के साथ बहुत सारी दुआएं भी होती हैं। सिर्फ ह्यूमन एफर्ट नहीं काम करती, आपके साथ आपकी ओवरऑल आपकी फैमिली की, आपके सपोर्टर्स की, आपके फॉलोअर्स की, सब लोग आपको दुआओं में याद रखते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ज़ाहिर बात है जब आप अपने मुल्क के लिए मेडल लेकर आते हैं या कोई ऐसा अचीवमेंट करते हैं, तो बहुत एक अच्छी फीलिंग। आई वॉच्ड द सीजन शूटर, उसके अंदर वो जो मेन कैरेक्टर है वो किसी भी उसको वेपन को देख के बता देता है ये किस ओरिजिन का है, कौन सा है। आई मीन ये सवाल मैं इसलिए करूँ कि क्या थ्योरी भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है इस स्पोर्ट के अंदर कामयाबी के लिए, जितना प्रैक्टिकली आपको स्किलफुल होना ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि आप पढ़ा होना चाहिए आपने इसको पहले? शूटिंग स्पोर्ट्स में नॉर्मली मूवीज़ में तो एक चीज़ें, एक फिल्में ज़रा फ़र्क होती हैं, और ऑन ग्राउंड में आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ शूटिंग स्पोर्ट्स के हवाले से। वो ये है कि हमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है कि एक आपका फिज़िकल सेल्फ है, एक इमोशनल सेल्फ है, और एक स्पिरिचुअल सेल्फ है। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आपकी इमोशनल सेल्फ है, आप जज्बाती तौर पे आपकी सेहत कैसी है। और इससे भी ज़रूरी, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, हमारी एक साइकोलॉजी की टर्म है जिसको हम लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये कंट्रोल ऐसा है कि जिसमें आप एक्सटर्नली कंट्रोल हैं या इंटरनली कंट्रोल है। जब आप शूटिंग स्पोर्ट्स या कोई भी काम कर रहे हैं, और अगर ये आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे, तो आपकी लाइफस्टाइल में बड़ी वैल्यू ऐड हो सकती है। ऐसे कि आपको जब आप शूटिंग स्पोर्ट्स या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई आपकी थॉट जो है आप पे डोमिनेट हो रही है, आपको लग रहा है कि भी मैं हार रहा हूँ, या कोई ऐसी चीज़ आप पे
हावी हो रही है, तो आपने उसको डोमिनेट नहीं होने देना, या आपने किसी का स्कोर देख लिया है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा फिर आप पे मैटर करती हैं। तो आपका लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होना चाहिए। Somehow you have to believe the process and then obviously आप मोहसिन, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स, जो भी आप करें बहुत अच्छा करें, और पाकिस्तान के लिए आपने मेडल जीता है, वो बहुत ज़बरदस्त हमें लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ मोहसिन नवाज़ मौजूद हैं, आपको बता रहे थे अपनी अचीवमेंट के हवाले से, एंड वी लुक फॉरवर्ड कि आइंदा भी बहुत अच्छा परफॉर्म करें। आपके सामने मजीद एक्सप्रेसो हीरोज़ को लेकर आते रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए, और आपका जो टॉपिक है ना, वो आप समेत, मुझ समेत बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है, हम सबको ज़रूरत है, और वो ये है कि आप ऐसा क्या खाएं कि आपका मूड अच्छा हो जाए। वैसे तो बड़ा मुश्किल काम है कि मूड अच्छा हो आपका कुछ खाने से, लेकिन आपने अक्सर मिथ सुनी होगी कि इसको चॉकलेट दे दें या फलानी चीज़ खिला दो, उसका मूड अच्छा हो जाएगा। या किसी का लहजा बहुत ही कड़वा हो तो हम उसको किसी करेले, मिर्चे, इस तरह के जायकों से तशबीह दे देते हैं। तो क्या वाकई जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, या जो हमारी डाइट होती है, या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे खाते हैं, इसका हमारे मूड पर भी असर होता है? आप तो अगर ऐसा होता है, पहले तो ये कि है या नहीं ऐसा, अगर है भी तो कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो आपका मूड बेहतर करने के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं? कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हम चॉकलेट की बात कर रहे हैं, आइसक्रीम की बात कर रहे हैं, तो हमेशा हमें डिप्रेशन, एंजाइटी की हम बात करते हैं, तो जितनी चीज़ों की प्राइसेस है अरमला हसन ना, कुछ भी खाने से मूड अच्छा नहीं होगा। जब भी खाने लेने जाएंगे वो कीमत इतनी होगी, मूड खराब ही हो जाएगा। अच्छा, वैसे मैं अच्छा मूड ही खराब हो बताऊं, WHO के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 3 करोड़ 22 लाख अफराद जो हैं वो बालिग अफराद हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है, जिसमें 44% अफराद को अपनी बीमारी के मुतालिक पता ही नहीं है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए 56% को नहीं पता, 44% को सिर्फ पता है, अच्छा? 56% को पता ही नहीं है कि उनको है। हाँ, ऐसे है। अच्छा, चलिए जी, इसी हवाले से बात करेंगे, और ये जो मूड अच्छा करने वाली ग़िज़ाएँ हैं, ये कौन सी हैं, मैं ज़रूर जानना चाहती हूँ, और उसके लिए हाजरा सलीम हमारे साथ मौजूद है, हमारे ग़िज़ाइयत है, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। हाजरा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, अल्लाह का शुक्र, आई एम गुड। बिल्कुल ठीक। हाजरा, ये पहले सबसे पहले तो ये बताएं, क्या वाकई जो चीज़ें हम खाते हैं उनका हमारे मूड पर असर होता है? अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी ना इसकी डिटेल बताती हूँ होता क्या है। जब हम कुछ खाते हैं जो हमें अच्छा लगता है, हमारे ना बॉडी में कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ सिग्नल्स होते हैं, वो हमारे ब्रेन तक जाते हैं, और ब्रेन से जिनको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ, हैप्पी हार्मोन्स जिसको कहते हैं, वो रिलीज होते हैं, जिसमें हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन का आपने सुना होगा, बॉडी में डोपामीन रश हो जाता है। वो तब होता है जब हम अपने पसंद के खाने खाते हैं, तो रिसर्चेस में इसका हमें एविडेंस मिलता है कि ऐसे होता है। बाकी आपने देखा होगा कि हमने खाने को हर सेलिब्रेशन से एसोसिएट किया हुआ है। ईद के कुछ स्पेसिफिक खाने होते हैं, केक्स वगैरह। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, आप खाने से डेफिनेटली आपका मूड अच्छा होता है। आपने कभी देखा होगा, आपको अच्छा खाने को नाम ले तो लोग कहते हैं आज तो मूड ही खराब हो गया, हमें खाना ही अच्छा नहीं मिला, खाना एग्जैक्टली, तो इट हैज़ एन इफेक्ट। लेकिन जो चीज़ आपको पसंद है, अगर मैं अपनी बात करूं तो लाइक मेरा स्वीट टूथ नहीं है, तो मुझे आइसक्रीम या चॉकलेट खाने से मेरा मूड नहीं अच्छा होता। अच्छा, लेकिन अगर जिसको पसंद है तो डेफिनेटली वो ब्रेन तक सिग्नल्स जाएंगे, और वो बंदा थोड़ी देर के लिए बेटर फील करेगा। इट्स अबाउट लाइक और डिसलाइक, इट्स नॉट अबाउट द डाइट। हाँ, नहीं, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, इसके साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा लाइफस्टाइल। हम लोग हर चीज़ को ना डाइट से लिंक कर देते हैं, लेकिन हम जो चीज़ भूल जाते हैं, दैट इज द लाइफस्टाइल। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं, आप फिजिकली एक्टिव नहीं हैं, अब जिस तरह आप कहते हैं कि मूड कैसे अच्छा हो, यहाँ पर जो पाकिस्तान में मैंने अपने पेशेंट्स में ऑब्जर्व किया, ज़्यादातर जो डिप्रेशन एंजाइटी के केसेस हैं वो उन लोगों में है जिनका एक्सरसाइज लाइफस्टाइल में नहीं है। जब आप अपने आप को फिजिकली एक्टिव कर ही नहीं रहे और आपका उस तरह से वो कथारसिस हो ही नहीं रहा, तो फिर डेफिनेटली आप डिप्रेशन एंजाइटी में जाएंगे। इसके साथ साथ क्योंकि हम न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं, हम लोग लाइफस्टाइल पे फोकस करते हैं। हमारी अम्मियों का मूड भी इसीलिए ज्यादा खराब रहता है। हाँ, मेरे ख्याल से उनको जरा निकालें, उनको थोड़ी सी वॉक कराएं, नहीं आ जाती है ना। एक फैक्टर हम भी तो होते हैं ना उनका मूड खराब करने में। उन्होंने सफाई की, बच्चों ने गंद कर दिया, दोबारा जाके गंदे जूते पहन के अंदर आ गए। बच्चों का काम ना करना, बच्चों का काम ना करना। आप इसमें बेगमात को भी गए, बेगमात का मूड उनका भी हस्बैंड अगर काम करना शुरू हो जाए तो शायद उनका भी मूड ठीक हो जाए और दोनों का हो जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, तो फिर हम क्या खाएं जी? आप जरा कुछ हमें ऐसी खुराक तफवीज करें, खास तौर पे महंगी खुराक ना बताइएगा। हम अगर न्यूट्रिशन के ऊपर सेगमेंट करते हैं ना, उसमें महंगे खाने की बात करें, लोग नीचे में बुरा भला कह रहे होते हैं, महंगाई इतनी होगी, अब महंगे खानों की बात करें, तो आप जरा रेंज के हवाले से भी। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो मेरा, अगर आपने कहा कि महंगे खाने, तो वो ज्यादा खर्चा जो होता है तब होता है जब आप ईटिंग आउट के लिए जाते हैं। हम लोग जब ईटिंग आउट के लिए जाते हैं तो अच्छा खासा स्पेंड करके आ जाते हैं, और जो आजकल सिचुएशन चल रही है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि ईटिंग आउट भी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता।
आप घर में जो आपकी चीज़ें अवेलेबल हैं उनसे आप रेसिपीज़ क्रिएट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे इतनी हेल्दी रेसिपीज़ आई हुई हैं, थोड़ा सा टाइम लगाना है उस पर, एक अच्छी हेल्दी रेसिपी क्रिएट करनी है जो भी आपके घर में अवेलेबल है। अच्छा, अब इसमें आपने कहा था क्या खाएं, आपको पता है कि एक बैलेंस डाइट की जब हम बात करते हैं तो बैलेंस डाइट में सारे फूड ग्रुप्स होने चाहिए। उसमें आपका दूध भी होना चाहिए, उसमें अनाज जो होता है छान वाला जिसको कहते हैं, होल ग्रेन जिसको कहते हैं, वो भी होना चाहिए। उसके साथ उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी होनी चाहिए, अनछना आटा जिसे कहते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये जब आप इसका कॉम्बिनेशन लेंगे, आप पूरे दिन में इसको उस तरह से डिवाइड करके लेंगे, और रिसर्चेस में इस तरह की डाइट लेने से आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी का कम शिकार होते हैं। यूजुअली अब देखें डिप्रेशन हर किसी को है आजकल, एंग्जाइटी हर किसी को। जिस तरह आपने बात की कि हाइपरटेंशन, जिस तरह हाई ब्लड प्रेशर के बहुत से केसेस डायग्नोज नहीं हैं, इसी तरह डिप्रेशन, एंग्जाइटी के भी बहुत से केसेस डायग्नोज नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि उनमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी प्रिवेल करिए या उसके सिम्टम्स उनको होता है, उनको सिम्टम्स ही नहीं पता क्या है। तो एक तो इसको डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी डाइट अच्छी है, आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, और मैं एक और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगी, प्रॉपर नींद। आपका स्लीप साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखें जो रात के 8 घंटे आप सोते हैं ना, वो टाइम होता है आपकी बॉडी हील होती है। उसमें ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं आपकी बॉडी से जो आपकी बॉडी को हील करते हैं। अगर उस टाइम पे आपकी बॉडी हील नहीं हो रही तो फिर आप खुद देखें कि आपकी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और साइंटिफिकली एक गो में कितनी नींद लेनी चाहिए? 8 आवर्स, बट ये 8 आवर्स आपकी रात की नींद होनी चाहिए। तो ये जो चीज़ है ना, अब जिस तरह, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास केसेस आते हैं, सबको रात को सोने में प्रॉब्लम है। अब ये सारा इंसोम्निया, एग्जैक्टली। अच्छा, ना सोने का आपके बॉडी वेट से भी ताल्लुक है? एग्जैक्टली। अगर आप नहीं सोते तो बॉडी वेट के ऊपर भी क्या बॉडी वेट, इम्पैक्ट आता है? आपका वेट गेन होता है क्योंकि आपकी बॉडी उस तरह से हील नहीं ना हो रही होती। और अब तो इतनी रिसर्चेस आ चुकी हैं इस बारे में कि जो लोग कहते हैं ना कि हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, हमारा वेट नहीं कम हो रहा, उनसे कहते हैं अपनी स्लीप पे फोकस करें। और जब मैं हिस्ट्री लेती हूँ तो मुझे एक यही रीजन लगती है कि वो सो नहीं रहे हैं रात को, जिसकी वजह से उनका वेट गेन हो रहा है। अच्छा हाशो, एक और बात भी है, जिससे आप हमारे लाइफस्टाइल की बात करी है। लाइफस्टाइल में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे हमारे टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल है या दीगर चीज़ें हैं, ईटिंग आउट है, डाइनिंग आउट है, ये सारी चीज़ें हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। फिजिकल एक्टिविटी ना होना, इट्स द पार्ट ऑफ, हम लोग लेजी हो गए हैं, हम लोगों में एक्टिव उस तरह से नहीं बिल्कुल है। ऐसी है। उसकी रीजन भी ऑब्वियसली डाइट, जो डाइटरी पैटर्न्स हैं, एंड सेकेंडली हमारी जो एक्सरसाइज। व्हाट डू यू रिकमेंड कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ डाइट एंड देन स्लीप, कितना इंपॉर्टेंट तीनों का आपस में रिलेशन है? ये तीनों तो इंटरलिंक्ड है ना बेसिकली। अब मैं आपको इस तरह से इनका कनेक्शन बताती हूँ। अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है तो आप में वो फिजिकल एक्टिविटी करने की एनर्जी भी नहीं होगी। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, आप अपनी एक्सेस कैलोरीज को बर्न नहीं कर रहे, अगर आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे तो आपको रात को नींद भी नहीं आएगी। कुछ लोगों को, अच्छा इसमें एक रीज़न है कि हम लोग को ना एक सही इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती। अब जब मेरे पास केसेस आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, वो मुझे कहते हैं कि जी हमने नेट से एक प्लान देखा जिसमें बहुत कम कैलोरीज थी, सिर्फ जल्दी वेट कम करने के लिए हमने वो फॉलो किया, और जिसकी वजह से अब उसमें क्या होता है कि बिल्कुल फाके करने होते हैं उसमें, सुबह बहुत कम खाना होता है, और वो बॉडी पैटर्न नहीं देखते कि उनकी बॉडी की डिमांड क्या है। एग्जैक्टली, क्योंकि ये आपको एक प्रोफेशनल गाइड करेगा जब आप उसके पास जाएंगे। अब नेट पे तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, वो एक कैप्शन चला कि जी आप 1 महीने में 10 kg वजन कम कर लें, लोगों ने वही फॉलो करना शुरू कर दिया। अब आप पूरे दिन भूखे रहे हुए हैं, रात को भी आपको फिर नींद नहीं आ रही होती उसकी वजह से, और आप जिस तरह मैंने कहा था कि आप एक बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं। लेकिन इसमें फिर एक और फैक्टर भी है ना, आप लोगों के पास लोग हैं, सुना है आप लोग बहुत महंगे होते हैं, आपकी फीसेस बहुत ज्यादा हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते आप लोगों के डाइट प्लान्स। क्या ये अच्छा नहीं, मेरे तो वैसे नॉमिनल चार्जेस हैं, लेकिन थोड़ा सा आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन है, बट है नहीं देखिए मेरे नहीं, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। मेरे नॉमिनल चार्जेस हैं, बट बात यह है कि आप लोग इस पे स्पेंड भी नहीं करना चाहते हैं। लोगों को लगता है हम ये पूछने के लिए क्यों पैसे लगाएं कि हम क्या खाएं। क्योंकि अब देखें ना, हम लोग एक बैठ के काम करें, उसके हम चार्जेस तो लेंगे। मैंने फ्री के डाइट प्लान्स भी दिए हुए हैं। अगर आप कह रहे हैं ना कि मतलब हमारे चार्जेस ज्यादा है, मैंने फ्री के डाइट प्लान्स भी दिए हुए हैं, उस पे लोग ये सवाल पूछने का मकसद एक्चुअली अवेयरनेस है। मैं ये बात कर इसलिए रहा हूँ क्योंकि अगर एक शख्स उसने डिग्री की है एक काम के अंदर ना, तो वो आपको बेहतर बता सकता है कि आप क्या करें। ये महज जेनेरिक इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आप इंटरनेट से। और सेकेंडली लोग इंटरनेट से प्रेफर करते हैं, इंटरनेट से प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पे जैसे मैंने कहा ना, कैप्शंस बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं कि 10 kg 1 महीने में कम करना, इट्स नॉट रिकमेंडेड, ये हेल्दी है ही नहीं। अच्छा, क्योंकि आपका जो रिकमेंडेशन है दैट इज 3 to 4 kg इन अ मंथ। अगर आप 10 इट्स अ गुड स्कोर, अगर आप 3 किलो 4 किलो, बिल्कुल ये बहुत अच्छा स्कोर है। लेकिन अगर आप अब देखें 10 kg जो कम कर रहा है ना, वो हेल्दी डाइट से नहीं कर रहा, कीटो से कर रहा है, वो कीटो से कर रहा है, या वो कुछ ऐसी डाइट ले रहा है जो उसकी उस टाइम पे तो चले वेट कम हो जाएगा, बाकी जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स है वो क्या होंगे। तो जो प्रेशर हमारे पास माइंडसेट के साथ आता है कि हमें पैसे भी ना देने पड़े, हमारा काम भी हो जाए। मैंने अच्छा फ्री के प्लान्स का मैं कही थी, फॉलो ही नहीं करते, वो वैल्यू नहीं रहती।
थोड़े से पैसे देंगे तो उनको पता होगा कि हमने पैसे दिए, हमने और follow इसको भी फॉलो करना है। यू सो Exactly. राइट। जब आप जिम भी जाने होते हैं, सॉरी मैं आपका बड़ा कर रही हूँ कि जिम जाने के लिए भी जब आप फीस दे देते हैं तो फिर आपको मोटिवेशन फिर आती है। अगर motivation आपको अपना ऐसे असर हम तो दे के भी 3 दिन के बाद नहीं जाते, क्या बताएं आपको? आपको क्या आप मजबूरी बहुत है? अमीर आदमी ये हैं। नहीं, ये होता है, ये ये जो होता है, मोटिवेशन है ना, laziness। मोटिवेशन इज ऑल्सो लिंक्ड टू अ बैलेंस डाइट। अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं, जैसे मैंने कहा था, वो जो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, दे कीप यू मोटिवेटेड एज वेल। आपकी कंसंट्रेशन, आपकी मोटिवेशन और आपकी जो कंटेंटमेंट होती है, ये डाइट, क्योंकि आप देखें जिस तरह हम बच्चों की बात करते हैं, बच्चों में अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो क्या होता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, वो स्कूल में फोकस नहीं अच्छा कर सकते। अगर मैं स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स पे आके बात करूं, आयरन की बात की है मैंने, आपको पता है कि हमारी कितनी पॉपुलेशन विटामिन डी डेफिशिएंट है? डेफिशिएंट है। अब विटामिन डी डेफिशिएंसी का डायरेक्ट लिंक है डिप्रेशन के साथ। और ये खवातीन में ज्यादा होता है क्योंकि घरों से निकलती नहीं है, यूजुअली घरों के अंदर में और इस रहती हैं। खवातीन So that में ये टॉपिक ज्यादा बहुत होता है, ऐसा है कि इस पे बहुत देर बात हो सकती है, लेकिन वक्त हमारा खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच। Thank you, हाजरा। Thank you, और thanks for having me. हाजरा ने बड़ी मुफीद किस्म की बातें की। ये बातें हुई हैं जो कहीं ना कहीं हम सबको मालूम है, लेकिन एज शी सेड कि हम अमल नहीं करते हैं, हम उसको प्रैक्टिकली लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं बनाते हैं, तो फिर उसका फायदा भी नहीं होता ऑब्वियसली। उम्मीद है कुछ ना कुछ फायदा होगा और हम भी इससे सीखेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। अच्छा जी, इससे पहले कि प्रोग्राम बंद करें, इस्लामाबाद पुलिस की चोरी हो गई है। ये हमारे पास एक खबर है और ये खबर है इस्लामाबाद पुलिस के कैमरों के हवाले से। बड़ा स्टोरी ना, इस्लामाबाद पुलिस की चोरी हो गई है। वफाकी दारुल-हुकूमत के बारे में आपको बताएं जी, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना यकीनी तौर पर पुलिस का काम है। इस्लामाबाद पुलिस इसके लिए कोशा भी रहती है, लेकिन सेफ सिटी कैमराज जो खुद ही इस वक्त गैर महफूज हो गए हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि लोगों पर नजर रखने के लिए कैमरे लगाए गए तो कैमरे लोग की चुप के लाए गए। इस्लामाबाद में ये जो तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने वाले कैमरे हैं, ये चोरी हो गए। ये सिर्फ बात यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि हाथ डाला भी गया तो उन कैमरों पर जो पुलिस थाने के ऐन सामने लगे हुए थे। तो मतलब पुलिस कहाँ थी? थाने के बाहर से जी 1,20,000 का जो सेफ सिटी कैमरा है वो गायब हो गया। और यहाँ एक और बात भी है जो यकीनन अवाम को शशदर करने के लिए अकेली काफ़ी नहीं होगी, और वो ये है कि पुलिस को इस चोरी का जो पता है ना, वो 2 हफ्तों के बाद लगा। 2 सितंबर की चोरी का मुकदमा 16 सितंबर को दर्ज किया गया। वो लोग जो गिला करते हैं कि उनके मुकदमे देर से दर्ज होते हैं, पुलिस ने अपना मुकदमा 16 दिन के बाद दर्ज किया। और एक्चुअली नॉट फनी, बट मुझे बहुत हंसी आ रही है इस बात पे कि आप पुलिस थाने के बाहर एक कैमरा लगा हुआ है और वो चोरी हो गया और पुलिस को ही नहीं पता है 2 हफ्ते कि वो चोरी हो गया। वो चोरी हो गया तो कैमरा खुद ही बोलता तो कुछ पता लगता है। हमारी हमदर्दियां इस्लामाबाद पुलिस के साथ है। अल्लाह करे जल्द रिकवरी हो जाए आपकी और जल्द आपका सामान आपको पुलिस वापस मिल जाए। इस नोट के ऊपर प्रोग्राम खत्म करते हैं जी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह कल मिलेंगे आपसे। अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।